गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश सोनी। सो आज हम बात करने वाले हैं आपका एसएचएम वेव मोशन एंड साउंड के लेक्चर 8 की। क्लियर है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आज वेव फ्रंट, कि आपका वेव फ्रंट होता क्या है। क्लियर। अब देखिए, इससे पहले अगर अपन बात करें तो अपन ने यहाँ पर लाइट में न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी देखी थी। अब वहां पर कॉर्पस होता क्या है आपका स्मॉल पार्टिकल्स। क्लियर है। जिसको अपन कॉर्पस की अगर अपन बात करें, स्मॉल पार्टिकल जो है, जो हमारी आई है, ह्यूमन आई, तो उसके रेटिना पर सेंस हो रहा है और वो क्या कर रहा है, उसको सेंस ऑफ विजन दे रहा है। आ रही बात समझ में? यानी कि इट इज द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो अगर अपन लाइट की बात करते हैं तो वो क्या होती है आपकी इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब वहां पर क्या हुआ था, न्यूटन्स कॉर्पस थ्योरी, यानी कि न्यूटन्स ने जो थ्योरी दी थी उससे अपन लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन तो बता पाए थे, लेकिन अपन वहां पर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये सब नहीं बता पा रहे थे। तो उसके लिए सबसे पहले उसके बाद जो थ्योरी आई वो आई थी आपकी हाइगन थ्योरी। हाइगन हाइगन थ्योरी। अब हाइगन थ्योरी में अगर अपन बात करें तो यहां पर सबसे पहले इन्होंने एक मीडियम लिया था जिसको अपन ने बोला था ईथर, और ये एक हाइपोथेटिकल मीडियम था। उसी में अपन ने यहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स की स्टडी की थी, जिसमें अपना वेव फ्रंट भी आया था। और वेव फ्रंट जो होता है वो तो अपना एक इमेजिनरी सरफेस के बारे में अपन बात करेंगे, और वेरियस टाइप ऑफ वेव फ्रंट की यहाँ पर हाइगन ने बात की थी। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है। देखिए, द इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन at any stand in a medium such that the phases of oscillation of all the particles are same is called wavefront। क्लियर है। या फिर अपन बोल सकते हैं locus of all the particles of the medium oscillate in the same phase is called wavefront। अरे बड़ा बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ पर अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम आपका वाटर, एयर, ग्लास कुछ भी हो सकता है। ठीक है। द वेवफ्रंट ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द wave। clear। hence the line drawn perpendicular to the wavefront represent the direction of the propagation of the wave, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपके वेव फ्रंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्लेन वेव फ्रंट, स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। इनके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ से बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अपन स्पेरिकल वेव फ्रंट। अगर स्पेरिकल वेव फ्रंट को अपन को प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए जो आपका शेप ऑफ वेव फ्रंट है, शेप ऑफ वेव फ्रंट, क्लियर है। और यहां पर हो गया अपना टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अरे बेटा बात समझ में? क्लियर। ओके, तो ये होगा आपका पॉइंट साइज का। कैसा होगा? अगर हमारा पॉइंट साइज का वेव फ्रंट है तो हम यहां से बता सकते हैं ये हो गया अपना, यहां से रे इस तरह से निकल सकती है। क्लियर है। अब अगर मैं इसकी, ये हो गया आपका स्पेरिकल, अगर अपना सोर्स पॉइंट साइज है तो यहां से बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा आपका, स्पेरिकल होगा। अगर इसकी एम्पलीट्यूड के साथ वेरिएशन देखें डिस्टेंस का तो अपन लिख सकते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, और एम्पलीट्यूड ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इंटेंसिटी के साथ देखें तो आई 1/r²। एम्पलीट्यूड, वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड विद डिस्टेंस, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद डिस्टेंस। क्लियर है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट का। अब अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं यहां से, तो आप इसी तरह से सिलेंड्रिकल का भी देख सकते हो। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अगर अपने पास होता है, क्लियर है, तो ये कब होगा अपना, जब अपना ऑब्जेक्ट होगा लीनियर सोर्स, मतलब लाइन वाइज, और उसको अपन स्लिट भी बोल सकते हैं। जैसे यहां से वेव फ्रंट बनाया अपन ने इस तरह से। क्लियर। ओके। अब देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से ये वेव रे इस तरह से जाएगी। क्लियर है। यहां पर भी अपन इसको इस तरह से बना सकते हैं, और इसको अपन ने इसको इस तरह से मिला दिया तो हमें एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमारा क्या दिख रहा है, वेव फ्रंट दिख रहा है। क्लियर। ओके। और यहां पर अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √d, और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। तो यहां पर आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि एम्पलीट्यूड तो √d, और जो आपका इंटेंसिटी है वो 1/r के साथ
रेसिप्रोकल रिलेशन दिखा रही है। और अगर मैं बात करूं यहां से प्लेन वेव फ्रंट की, प्लेन वेव फ्रंट, तो यहां पर जो सोर्स होगा आपका वो होगा लार्ज सोर्स और पॉइंट सोर्स which is situated at large distance, जो आपका लार्ज डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहेगा। अरे बेटा बात समझ में क्लियर। अब यहां से अगर बात करें तो एक सरफेस लिए अपन ने इस तरह से और एक सरफेस लिए अपन ने इस तरह से, ठीक है। यहां से जो रे निकल की जा रही है वो इस तरह से जा रही है। अरे बात समझ में। तो ये कैसा दिखा अपन को, प्लेन, एकदम प्लेन दिख रहा है। अगर यहां से बात करें तो इसका तो एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और इसकी इंटेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है। इन तीनों की अपन यहाँ पर, ये मैंने एक तरह से आपको कंपैरेटिवली स्टडी दिखाई है तीनों टाइप के वेव फ्रंट में। तो आपको वहां पर आईजीएसओ में कैसे याद रखना है, अगर आपका वेव फ्रंट स्पेरिकल है, क्लियर है, तो यहाँ पर जो आपका सोर्स स्पेरिकल है तो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट होगा आपका पॉइंट साइज, सिलेंड्रिकल है तो लीनियर सोर्स और स्लिट, और अगर आपका प्लेन है तो आपका किस तरह से हो जाएगा, तो लार्ज सोर्स या पॉइंट सोर्स, लेकिन रखा कहां होगा आपका एज ए लार्ज डिस्टेंस। क्लियर। अब इसकी बात करते हैं अपन यहां से, क्लियर। देखिए प्लेन वेव फ्रंट, ये अभी अपन ने दिखाया, इफ द वेव आर प्रोपोगेटिंग इन द मीडियम in only one direction, the particle of the medium in the wave front drawn at a stand oscillate in the same phase। अब ये अभी अपन ने यहां से देखा है बिल्कुल प्लेन इस तरह से जा रहा है, क्लियर है, यानी कि एक सरफेस इससे इस तरह से पास हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। और इसके जो परपेंडिकुलर जो ये जा रही लाइन उसी को अपन क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, अब अगर मैं यहां से देख रहा हूं स्पेरिकल वेव फ्रंट, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो इसका सोर्स है वो तो कैसा है, पॉइंट साइज। क्लियर है। अब यहां से अगर अपन बात करें तो एक तो अपन को इस तरह से दिख रहा है प्लेन वेव फ्रंट और एक अपन को इस तरह से दिख रहा है। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो सबसे पहले देख पा रहे हैं द वेव प्रोड्यूस फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स प्रोपोगेट इन ओनली डायरेक्शन, हेंस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम ऑन ए स्पेरिकल सरफेस आर इन द सेम फेज। क्लियर है। अब यहां से अगर अपन देख पा रहे हैं तो ये तो बन गया आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट। अरे बेटा बात समझ में। यहां पर जो है ये अपना ऊपर वाला ये बन गया सेकेंडरी वेव फ्रंट, है पॉइंट सोर्स, और ये जो बीच में आपके ये बन रही है ये वाला सरफेस, ये वाला, ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स। अरे बेटा बात समझ में। क्लियर है। यानी कि ये जो डॉट डॉट करके जो लाइन जा रही है अपनी, ये तो क्या है आपका ओरिजिनल पाथ। अब इसके वजह से जो ये बना, ये लाइंस अपनी इस तरह से चली जाएगी। क्लियर है। ओके। तो इस अगर अपना पॉइंट सोर्स है स्पेरिकल तो फिर वो किससे ओरिजिनेट होगा, आपका पॉइंट सोर्स से ओरिजिनेट होगा। और अगर सिलेंडर इसकी बात करें तो यहां पर आप देख ही रहे हो ये वाला जो बन रहा है आपका, इसको ले लेते हैं अपन ए और बी। क्लियर है। अब ये जो बीच में है ये आपका ओरिजिनल वेव फ्रंट है। क्लियर है। और ये वाला जो है आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है। क्लियर। और ये जो बीच में सर्कल जो बन रहे हैं आपके, क्लियर है, ये आपकी कौन है, सेकेंडरी वेवलेट्स। हरी बात समझ में। ये कौन होगी आपकी सेकेंडरी वेवलेट होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए यहां से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बता रहे हैं, तो ये सरफेस दिख रही है आपको इस तरह से सिलेंड्रिकल का कटिंग क्रॉस सेक्शन। क्लियर है। इफ द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्लिट देन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस ड्रॉन टेकिंग source as the axis oscillate in the same phase, in this case the wave front is cylindrical। तो cylindrical wave front कब बनेगा, जब आपका सोर्स कैसा हो, लीनियर हो। अभी अपन ने बात करी थी कंपैरेटिव स्टडी में। क्लियर है। तो अब ये किस तरह से आ रहा है, लीनियर आ रहा है, तो फिर बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा आपका, सिलेंड्रिकल होगा। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होती है, when two waves are superimposed with each other
इन सेम फेज, अगर सेम फेज में आपकी कोई भी दो वेव, क्लियर है, सुपर इम्पोज होती है यानी कि आकर मीट करती है, क्लियर, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और वो जो आपकी इंटेंसिटी है वो क्या होती है, और अगर डिफरेंट फेज में मिलती है तो क्या होती है, उसी के बारे में अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए यहां से देख लेते हैं, मान लीजिए एक वेव है आपकी ये, क्लियर, वेव 1, और वेव 2 की बात कर लेता हूं मैं इस तरह से। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों का फेज डिफरेंस सेम है, क्लियर, तो इसमें अगर रिजल्टेंट वेव की बात करूं मैं तो आपकी रिजल्टेंट वेव भी क्या होगी, इस तरह से होगी। दिस इज द रिजल्टेंट वेव, आ रही बात समझ में। और अगर दोनों, ये तो हो गया आपका फर्स्ट केस फर्स्ट, केस सेकंड की बात करें अगर अपन यहां से, मान लीजिए एक वेव मिल रही है इस फेज में और सेकंड वेव मिल रही है अपोजिट फेज में, तो यहां पर इसकी रिजल्टेंट डायग्राम ये हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी भी आपकी जीरो हो गई और एम्पलीट्यूड भी आपका जीरो हो गया। तो इसी के रिगार्डिंग अपन यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए इंटरफेरेंस व्हेन टू वेव of the same wavelength superimpose in a medium, their result is a redistribution of energy, क्लियर है, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज। अब ये देखना पड़ेगा कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, क्लियर है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इनके फेज डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। फॉर दिस टू हैपन द वेव मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड सोर्स शुड बी कोहेरेंट, और आपका जो सोर्स है वो भी कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन बीट्स की, क्लियर है, बीट्स क्या होता है, व्हेन टू साउंड वेव नियरली इक्वल, जिनकी फ्रीक्वेंसी नियरली इक्वल हो बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो, ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट है, जैसे अगर अपन बात करें यहां से तो इस तरह से चल रही हो और यहां पर भी दोनों इस तरह से, यानी कि डायरेक्शन तो दोनों की सेम है पर उनकी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, एग्जैक्ट सेम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो उस टाइप की जब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा तो यहां से क्या प्रोड्यूस होगा, बीट्स प्रोड्यूस होगा। आ रही बात समझ में, क्लियर। अब बात करते हैं स्टेशनरी वेव की। व्हेन टू वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग अलोंग द सेम पाथ, जिसका पाथ भी आपका सेम हो, इन अपोजिट डायरेक्शन, सुपरपोज द रिजल्टेंट वेव फॉर्म्ड एक्सपेंड एंड श्रिंक बट डू नॉट प्रोसीड एनी डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, अदर डायरेक्शन पे डेविएट नहीं हो रही। दीज वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। इन दिस वेव देयर इज नो प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, इस टाइप की वेव में आपके एनर्जी का कोई भी प्रोपगेशन नहीं होगा, क्लियर है। ये कुछ बेसिक्स थ्योरी जो अपन यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। इन दिस केस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव विल बी इक्वल फ्रीक्वेंसी आइदर ऑफ द इंटरफेरिंग वेव। इंटरफेरेंस तो भी मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है, ओके। अब देखिए ह्यूमन ईयर, अभी अपन उसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। देखो ह्यूमन ईयर क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहां से। देखिए ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट है आपका ईयर पिन्ना। आ रही बात समझ में, साउंड वेव एंटर ईयर, यहां से आपकी साउंड वेव एंटर करेगी। ये वाला जो पार्ट है आपका, दिस इज द ईयर कैनाल, क्लियर है, जहां पर आपकी, जैसे अपन अगर फिंगर की बात करें, ये वाला पार्ट तो क्या दिख रहा है अपन को, ईयर पिन्ना। जहां तक अपनी फिंगर जा रही है ये वाला पार्ट है आपका ईयर कैनाल, जहां से साउंड वेव एंटर करेगी, क्लियर है। दिस पार्ट ईयर ड्रम, ये वाला पार्ट हो गया बेटा ईयर ड्रम। अब देखिए यहां से लेके यहां तक की जो बात कर रहे हैं, दिस इज द आउटर ईयर, ये तो कौन हो गया आपका आउटर ईयर। अब जो आपका मिडिल ईयर है उसके अंदर 3 बोन्स होती है, हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। यह आपकी हैमर है, यह आपकी एनविल और ये आपकी स्टीरअप, क्लियर है, ओके। अब जैसे ही इसके अंदर साउंड वेव एंटर करती है, इन तीनों बोन्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, क्लियर है। और वाइब्रेशंस की वजह से ये जो आपकी यहां पर ओवल विंडो है ये ओपन हो जाती है, ओवल विंडो ये ओपन हो गई। अब यहां पर जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द कोक्लिया, ये वाला पार्ट है बेटा आपका कोक्लिया। अब इसके अंदर बना होता है बेटा नेचुरल फ्लूइड। जैसे ही यहाँ पर ओवल विंडो एंटर होगी, सॉरी ओपन होगी, यहाँ से साउंड वेव अंदर जाएगी और जो नेचुरल फ्लूइड है उसमें क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। सारी बात समझ में। अब इस वाले पार्ट से यहाँ से कनेक्ट होती है ऑडिटरी नर्व, जो कि डायरेक्ट कनेक्ट होती है गोज टू ब्रेन, ऑडिटरी नर्व गोज टू ब्रेन। सारी बात समझ में,
ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होती है और समझने का काम करती है कि जो हमने सुना वो क्या सुना। क्लियर। यहां से एक ट्यूब जाती है नीचे मिडिल ईयर से, इसको अपन बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब। अगर कहीं बार हमें जैसे हमारा गला खराब है क्या है या कम सुन पा रहे हैं, तब भी हमारे ह्यूमन ईयर पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा ईयर, नोज, थ्रोट तीनों एक साथ फंक्शन करते हैं। और डॉक्टर भी जो होता है इसका, उसको बोलते हैं अपन ENT स्पेशलिस्ट, ईयर, नोज, थ्रोट। अरे बात समझ में। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ही यहाँ तक ये वाइब्रेशन हुआ इनमें, यहाँ से हमने सुनने का काम किया। क्लियर है। और ये प्रोसेस बार बार इस तरह से रिपीट होता रहेगा। अरे बात समझ में। क्लियर। देखिए अगर यहाँ से बात करें, दिस कोइल ट्यूब इज कॉल्ड कोक्लिया, वन साइड ऑफ द कोक्लिया कनेक्टेड टू द मिडिल ईयर थ्रू द इलास्टिक मेम्ब्रेन थ्रू द ओवल विंडो। ये वाली जो विंडो है वो कौन सी होगी आपकी, ओवल विंडो। दी कोक्लिया इज फिल्ड विद अ लिक्विड। जो आपका कोक्लिया वाला पार्ट है वो किससे फिल हो रहा है, आपका लिक्विड से। ये वाला लिक्विड जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, नेचुरल फ्लूइड। दिस द लिक्विड प्रेजेंट कोक्लिया कंटेन्स नर्व सेल विच आर सेंसिटिव टू साउंड। ये आपके साउंड को सेंस करेगा और कहां तक पहुंचाएगा, ऑडिटरी नर्व तक, क्योंकि ऑडिटरी नर्व ही क्या करेगी, माइंड तक सिग्नल को सेंड करेगी और ये बताएगी कि हमने जो सुना है वो क्या सुना है। क्लियर है। ओके। कनेक्टेड टू द ऑडिटरी नर्व विच गो थ्रू इनटू द ब्रेन। जो कहां तक जा रहा है, आपका ब्रेन तक जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। वर्किंग मैंने बताई थी आपको। उसके बाद अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्लियर। देखिए, टू कोरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2 प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न। द मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, इंटरफेरेंस। क्लियर है। एक साउंड वेव लिया अपन ने इस तरह से Y और T में फर्स्ट, दूसरी साउंड वेव लिया अपन ने, दोनों सेम फेज में मिल रही है, ये होगी दूसरी। क्लियर है। तो इनकी जो रिजल्टेंट वेव है वो कैसी बनेगी, Y और T। दिस इज द रिजल्टेंट वेव। क्लियर। अब यहां से अगर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखें तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाई। अब दोनों सेम फेज में मिलेगी, यानी कि जो आपका एंगल है वो कितना रहेगा, 0, फाई की वैल्यू 0, तो कोस 0 1। तो I इक्वल टू कितना हो गया बेटा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अरे बात समझ में। तो ये तो किसका वो बन गया, ये तो कौन होगी आपकी आई नेट। तो आई नेट को हम क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैक्सिमम इंटेंसिटी। क्लियर। तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, डी। क्लियर। तो मतलब दोनों वेव दे रखी थी, अपन ने नॉर्मल फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए, इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर 9:1, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। देखते हैं। देखिए, आई मैक्सिमम वो दिया हुआ है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2। अभी हमने फॉर्मूला देगा। एंड मिनिमम की बात करें तो फिर कितना ले लेंगे, डिफरेंट फेज, यानी कि अब जो cos 0 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 180 में। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 180, -1। तो यहां से अपन आई मिनिमम को कितना लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। तो देखिए I1 और I2 का रेशियो, I मैक्सिमम टू I या I1 I1 और I2 रेशियो दिया हुआ है 9:1। पुट करते हैं इसमें, I मैक्सिमम I मिनिमम। अब यहाँ पर पुट करते हैं तो अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 1, और ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, और यहाँ बीच में क्या आएगा, सॉरी माइनस। क्लियर। तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर
3 - 1 का स्क्वायर, 3 + 1 का स्क्वायर 4, ठीक है, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कट हुआ तो कितना है आंसर 4:1। क्लियर है? तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। क्लियर है? तो ये था आज का लास्ट लेक्चर एसएचएम वेव मोशन साउंड का, जिसको मैंने लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग स्लॉट्स में अपन इसको रिकॉर्ड किया है, और आपको, ताकि आप नोट्स बनाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? बाकी जो भी आपको जो भी डाउट्स वगैरह हो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।